अस्सलाम वालेकुम। PNY ट्रेनिंग के साथ मैं हुस्ना खान आज फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक और दो नए गेस्ट के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमारे पास दो गेस्ट है और हमारा टॉपिक भी बड़ा मजेदार सा है। सबसे पहले PNY ट्रेनिंग लाहौर का बेस्ट IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। We have a facility of online classes and we are offering different courses in the field of digital marketing, social media marketing, SEO, graphic designing, website development, YouTube marketing. Then in summer we are offering summer camp to the kids, and today our topic is related to them. That's why we are here. So no matter where are you from, you just need to contact our representative to register in the online classes. This is the best time to learn the new course, new skill, and become the most demanded resource in the market. आज के जो हमारे दो आज का हमारा जो टॉपिक है अवेयरनेस ऑफ रोबोटिक एजुकेशन अमंग चिल्ड्रन, जो कि पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनके बच्चे, और आजकल जैसे कि दुनिया बदल रही है, चीज़ें बदल रही हैं, तो उसके हवाले से हमारे पास दो बहुत अपनी मतलब इनका कॉन्सेप्ट और इनकी जो चीज़ें उस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं मिस सबा फरहान और सैयद फरहान अली को वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने का। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। Thank you so जी, much for inviting थैंक us यू। over. जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। ओके, सबा और फरहान के बारे में अगर मैं के एतबार से, दोनों इंजीनियर थे, बड़े सेट थे लाइफ में। दुबई में इनकी बहुत अच्छा, एवरीथिंग वाज गोइंग सो स्मूथ एंड वेल, एंड वहाँ से फिर इनके जहन में एक आइडिया आया कि रोबोटिक्स को जो है चिल्ड्रन के लिए इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। कैसे थ्रू किड्स एंड डिफरेंट टेक्निक्स इन्होंने उसको ये वहाँ पे प्रैक्टिस करे थे। इट्स बिन 9 years दे आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स, और जिसमें ये मतलब चिल्ड्रन को क्या कहते हैं ट्रेन करें। आई थिंक एट द एज ऑफ 5 साल स्टार्टिंग से फ्रॉम 5। लेकर उससे बड़े जहां तक डिफरेंट टेक्निक्स हैं, स्टार्टिंग कर रहा है। तो जी ये को फाउंडर हैं दोनों ही रोबोटिक्स पाकिस्तान के, और फिर वहां से दे वेंट बैक टू पाकिस्तान। अब अपना ये जो पूरी अपनी ये रोबोटिक की एजुकेशन है, ये पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो गए, स्कूल्स हो गए, प्राइवेटली भी, और अभी भी स्टिल they are also offering the online classes and for these robotic education। उसके हवाले से ये तो मैंने इंट्रोडक्शन कराया, तो मैं चाहूंगी कि आप दोनों जरा हमें इस चीज के बारे में बताएं, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि ये रोबोटिक्स पाकिस्तान क्या था, क्या आइडिया था, क्या विजन था। फरहान, हम आपसे शुरू करते हैं, फिर सबा आप भी इसमें ऐड कर दीजिएगा। जी फरहान। जी जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी मेरा नाम फरहान है और मैं एक मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, जो कि मुझे पहले खुद भी रियलाइज़ नहीं हुआ था। जो थोड़ी देर के बाद जाके रियलाइज़ हुआ मुझे खुद कि मैं एक मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, एक रोबोटिक्स इंजीनियर हूँ। तो हम लोग जो है इस पे काम करना शुरू है। मैं सबा आप जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबा है और जैसे फरहान ने बताया मैं भी एक मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। और वाकई ये आइडिया जो है हमें आहिस्ता आहिस्ता हमें रियलाइज़ हुआ कि ये हमें करना चाहिए, ख़ासतौर पर बच्चों के लिए, क्योंकि हमने जो अपने करियर स्टार्ट किए वो रोबोटिक्स से रिलेटेड नहीं थे। जो मिस्टर फरहान है उन्होंने कंस्ट्रक्शन में एज अ करियर स्टार्ट किया और मैंने जो है एज अ डिज़ाइन इंजीनियर स्टार्ट किया। तो फिर हमें सबा, रियलाइज हुआ। जी आप तो टॉपर भी रह चुकी हैं अपने बैच की इंजीनियरिंग की, जी और जी जी ये जी भी मैं हकीकत गोल्ड है। मेडलिस्ट हूँ। हाँ जी, मैं अपनी बैच की टॉपर हूँ। और यही चीज़ें जो है वो रियलाइज करवाती हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमने इस फील्ड में बहुत मतलब यूनिवर्सिटी में बहुत काम किया है और पाकिस्तान में किया है। तो जब वहाँ पर थे तो हमें ये रियलाइज हुआ कि हमें कुछ करना चाहिए, खासतौर पर बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत काम हो रहा है। वहाँ पर बहुत ही ग्रास रूट लेवल हमने से बच्चों में ये स्टार्ट हुआ है काम। हमने जब ये एजुकेशन वहाँ पे स्टार्ट की थी ना दुबई में, तो बेसिकली मैं जी जी। कंस्ट्रक्शन फील्ड से था मेरी इंजीनियरिंग के ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन सबा और मैं जो है हम लोग इसके ऊपर काम करते रहे वहाँ पे, बिकॉज दैट वाज आवर पैशन। रोबोटिक्स या वाज द मेन थिंग जिसकी वजह से हमने मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें रियलाइज हुआ कि हम वो काम नहीं कर रहे जो हमारा पैशन था। तो हमने एक क्लब, एक सोसाइटी के लेवल पे हमने यूएई में स्टार्टअप किया, एक रोबोटिक्स से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाते थे रोबोटिक्स।
उनको अवेयरनेस देते थे रोबोटिक्स एजुकेशन के बारे में। तो जब हम उधर पढ़ाते थे और लोगों को देखते थे बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा है, पेरेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा है, ये सारी चीजें ना हमें वो मूव करती थी कि वी शुड बी डूइंग दिस इन पाकिस्तान, जहां पर अभी ये चीजें कम है। अब तो काफी काम होना शुरू हो गया रोबोटिक्स के ऊपर पाकिस्तान में भी, बट बैक अगर आप पीछे चले जाएं 4-5 साल, 6 साल, 7 साल पीछे चले जाएं, तो इससे कम था काफी काम पाकिस्तान में, और खासकर बच्चों को लेकर बहुत कम काम हो रहा था। तो हमने ये सोचा कि हम लोग लेट्स मूव बैक टू पाकिस्तान। द डिसीजन वी मूव टू यूएई वाज आवर फैमिलीज वर ओवर देयर। तो फिर हम लोग सब कुछ वहां से छोड़ के फिर हम पाकिस्तान आए। हमने कहा कि लेट्स हैव अ स्टार्टअप इन पाकिस्तान। और बच्चों को पढ़ाने का फायदा इसमें ये है कि उनको हम ग्रास रूट लेवल से एक डिफरेंस लेकर आए, एक हम चेंज लेकर आए पाकिस्तान में, एक फ्यूचर वर्कफोर्स तैयार करें पाकिस्तान की, जो कि पूरी दुनिया इस वक्त काम कर रही है, स्टेम एजुकेशन पे काम कर रही है, रोबोटिक्स पे काम कर रही है, बट वी आर नॉट डूइंग दैट इनफ। और एक और वजह भी थी कि सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान में माइंडसेट चेंज करना। एजुकेशन बाद में है, सबसे पहले पेरेंट्स का और खासतौर पर बच्चों का माइंडसेट चेंज करना है। तो वो इस चीज में हम लेकर आ रहे हैं कि हम पेरेंट्स को कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है। अब दुनिया जो है वो कर रही है प्राइमरी लेवल से अपने करिकुलम में स्टेम एजुकेशन रोबोटिक्स को इंड्यूस कर रही है, और हमें भी अब ये स्टेप लेना पड़ेगा। हमें बच्चों को प्रोग्रामिंग स्किल्स सिखानी पड़ेंगी, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये माइंडसेट चेंज करें, अभी हम उस प्रोसेस में हैं। ओके ओके जी, बहुत अच्छा आपका था। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अवेयरनेस अबाउट रोबोटिक एजुकेशन अमंग चिल्ड्रन। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं अपनी ऑडियंस से कहूंगी, हमारे पास सबा हैं, फरहान हैं, जो कि तकरीबन 9 साल से इस एजुकेशन को लेके चल रहे हैं। आपके कोई भी किसी भी किस्म के सवालात हो कमेंट बॉक्स में लिखे। पेरेंट्स, मदर जो कि कंसर्न्ड होती हैं अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर, खासतौर पे रोबोटिक जो कि बिल्कुल नया ट्रेंड है, इंटरनेशनल ट्रेंड है, तो आप हमें लिख सकते हैं और हम उन ज्यादा से ज्यादा सवाल सबा और फरहान से लेंगे, क्योंकि वो स्पेशली इस चीज के लिए हमारे साथ आज मौजूद है। अच्छा, टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा ये सवाल है कि सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि रोबोटिक्स होती क्या, क्योंकि आप जैसे आपने बात की माइंडसेट चेंज करने की, अभी तो पाकिस्तान में रोबोटिक्स भी बहुत से लोगों को नहीं पता। अगर आप मदर से रोबोटिक्स की बात करेंगे तो वो तो इस बारे में एक अजीब ही थ्योरी ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पे रोबोटिक्स नाम को इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज किया था, या रोबोट जो है वो सिर्फ फिल्मों की हद, देखने की हद तक हमारे लिए रोबोट होते हैं। बिल्कुल। इसके बारे में आप बताएं। तो वही बात है कि रोबोटिक्स की बात करने से पहले रोबोट की बात करना बहुत जरूरी है, कि लोगों को ये बताना कि रोबोट जो है वो जो मूवीज में और जो कार्टून्स में नजर आता है, एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट। वैसे भी बनते हैं, लेकिन दुनिया में और भी बहुत किस्म के रोबोट्स पे काम हो रहा है। तो रोबोट्स की बेसिक डेफिनेशन ये है कि जो वो मशीन जो ह्यूमंस को हेल्प करती है, हेल्प इन एनी वे। कोई डेंजरस वर्क करना है, कोई डर्टी वर्क करना है, कोई डल वर्क करना है, कोई डोमेस्टिक वर्क, ये 4 Ds हैं रोबोट्स के, मतलब दे वर्क लाइक दैट। तो इस तरह ये रोबोट जो है एक मशीन है जो ऑटोमेटिकली वर्क करती है और आपका काम आसान करती है। और इसी टेक्नोलॉजी जी आप बात करें। जी, ह्यूमंस की हेल्प करती है, और हम ऐसे कामों के लिए रोबोट्स यूज करते हैं जो प्रिसीजन का काम है, जो प्रिसीजन का काम है, जहां पर आपको प्रिसाइज वर्क करवाना है कोई, और आपको रिपीटेड वर्क करवाना है, तो वहां पर आप रोबोट्स को यूज कर सकते हैं, ना कि हमारे इंसान जो हैं वो बार बार एक ही काम करते करते थक जाएं। तो दीज आर द थिंग्स जहां पर रोबोट्स करते हैं, और रोबोट्स कुड बी वेरी स्मॉल थिंग्स। रोबोट सिर्फ वो नहीं है जो हमें मूवी में, एक एवेंजर्स में या सुपर हीरोज की मूवी में नजर आते हैं, या वॉली हमें नजर आता है। They are not just the robots that we have. We have a lot of different kind of robots. Nowadays, a vacuum cleaner is a robot. Robot vacuum cleaner है. Robotic जो है वो डिशेस वॉश करने के लिए हैं, रोबोट्स यूज हो रहे हैं। तो इस तरह के मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे एरोस्पेस में एयरक्राफ्ट की जो है असेंबलिंग, मिलिट्री में जहाँ डेंजरस एरिया या माइंस हैं वहां पे हम रोबोट्स को भेज देते हैं, या एज अ वेपन यूज कर सकते हैं रोबोट को। ठीक है, इसी तरह एग्जांपल्स है। मेडिकल एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है रोबोटिक्स की। इवन कि हम कोर्स भी करते हैं यूनिवर्सिटी में बायो रोबोटिक्स के नाम से, जिसमें वो मेडिकल फील्ड में जो रोबोट्स के थ्रू काम हो रहा है उसका वो उसका बताते हैं कि किस किस, इवन प्रोस्थेटिक्स, हैंड्स, लेग्स, ये सब इन रोबोट की तरह यूज हो रहे हैं। इसी तरह ऑटोमेशन,
कि कोई भी पैकेजिंग हो रही है किसी इंडस्ट्री में या कार की असेंबलिंग हो रही है तो उसके लिए रोबोट्स यूज होते हैं। तो ये बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं, हर फील्ड में आजकल जो है वो रोबोट्स यूज हो रहे हैं। ओके ओके। अच्छा फरहान, मेरा आपसे सवाल है कि हमने रोबोट को डिवाइड किया, अब आप जो है, क्योंकि आपका दुबई का भी एक्सपीरियंस है, आप पाकिस्तान की भी अब मार्केट को देख रहे हैं, तो अब दुनिया जो है आफ्टर कोविड भी हम कहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हमारी स्टार्ट होने वाली है, वी बिकम मोर डिजिटलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो हम रोबोटिक्स के अगर फ्यूचर की बात करें तो आपको क्या लगता है कि आने वाले कल में रोबोटिक्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और फिर हम आगे सवाल करेंगे कि किस लेवल से इसको हमें शुरू करना चाहिए। आप मुझे रोबोटिक्स का फ्यूचर बताएंगे क्या है अब आगे? बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस वक्त ये बात करते हैं कि आज हमारा फ्यूचर जो एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है एंड द थिंग्स आर गोइंग टू गेट डिजिटाइज्ड, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। दीज थिंग्स अभी डिजिटाइज हो रही हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग है। अभी हम ऑनलाइन कोर्सेज पे आ रहे हैं, बच्चों को वर्चुअली क्लासेस दे रहे हैं, ये सब कुछ ठीक है, चल रहा है, लेकिन इट्स मैटर ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल, उसके बाद मामूल के मुताबिक जिंदगी वापस आ जाएगी और सारी चीजें वैसे ही नॉर्मलाइज हो जाएंगी जैसी पहले चल रही थी। और रोबोटिक्स भी जो है, अब रोबोटिक्स आप वर्चुअल क्लासेस भी ले सकते हैं उसके। हम जैसे वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं इस वक्त, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, काफी किस्म के स्किल्स हैं हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें रोबोटिक्स भी है, हम वो भी आजकल करवा रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये वर्चुअल के साथ साथ आपको फिजिकल जो है प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, आपकी फिजिकल वर्कशॉप्स भी होनी चाहिए रोबोटिक्स की, और इसी तरह हम इसको आगे प्रमोट कर सकते हैं जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। ये लॉकडाउन और कोविड-19 की सिचुएशन से पहले हम जैसे पहले कर रहे थे, वी वर प्रोवाइडिंग वर्कशॉप्स टू स्कूल्स। हम अपनी प्राइवेट वर्कशॉप्स भी रन कर रहे हैं जिसके अंदर हम प्राइवेटली स्टूडेंट्स अरेंज करते हैं और वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं रोबोटिक्स एजुकेशन के लिए। हम स्कूल्स के साथ भी, कुछ अच्छे हमारे स्कूल्स हैं पाकिस्तान में जो हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और हम उनके अंदर प्रमोट कर रहे हैं रोबोटिक्स एजुकेशन। उसके अलावा हम कुछ एनजीओस के साथ काम कर रहे हैं जहाँ पे हम अंडर प्रिविलेज्ड जो अनप्रिविलेज्ड हैं उनको हम लोग रोबोटिक्स एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं। सो देयर आर डिफरेंट वेज जिससे हम रोबोटिक्स एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यही वेज फ्यूचर की बात करें कि आगे दुनिया में क्या देखते हैं, क्या फोरसाइटेडनेस है कि अभी हम बता रहे हैं तो ये जो रोबोट्स हैं वो फ्यूचर हैं, क्योंकि रोबोट्स जो हैं दे आर एवरीवेयर। जैसे आपने आजकल की सिचुएशन की बात की, तो जो पेशेंट्स जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं और जो आइसोलेट हुए हैं, तो कुछ कंट्रीज में रोबोट्स थे जो उनको मेडिकल सप्लाईज दे रहे थे, जो उनको मेडिसिन दे रहे थे, जो उनको मील्स दे रहे थे। तो हमने ऐसी सिचुएशन में रोबोट्स को यूज किया। ओके, तो ये ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर हम क्योंकि ये फ्यूचर है जी। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का अब जो हमारा एक एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है उसमें कितनी ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को इस तरह की स्किल्स या इस तरह की चीजें, जैसे कि यू आर डूइंग इट वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस तरह की चीजों की अभी से बच्चों को सिखाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि अभी का एजुकेशन क्या दुनिया के लिहाज से बच्चों को कम्पीट करने के लिए अच्छा है या नहीं है, कि इसमें कितनी जरूरत है नई चीजें लानी चाहिए थी? नहीं है, अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है इट इज नॉट अप टू द मार्क अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, इट्स नॉट अप टू द मार्क। दुनिया में जिन चीजों पर काम हो रहा है हम उन चीजों पर काम ही नहीं कर रहे। पूरी दुनिया फोकस कर रही है स्टेम एजुकेशन पे, हम भी स्टेम एजुकेशन पे फोकस करना शुरू हो गए हैं, हमारे कुछ स्कूल्स हैं जो कि फोकस कर रहे हैं, बट इट्स नॉट अप टू द मार्क। एक रिसर्च के मुताबिक 2025 में जितनी वर्कफोर्स चाहिए होगी ना स्टेम से रिलेटेड जॉब्स के लिए, हमारे पास वर्कफोर्स नहीं है। हम बच्चों को प्रिपेयर नहीं करें, हम स्किल्स नहीं दे रहे, स्किल बेस्ड एजुकेशन है ही नहीं हमारे पास, कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन है ही नहीं हमारे पास। हमारे जो मैट्रिक और एफएससी सिस्टम जो हैं, ये सिर्फ ये सिस्टम है कि आप बस नंबर ले लो और आपका एडमिशन हो जाएगा। आप हमारे मुल्क में देखें एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें ना, हमारे पास कौन सी एजुकेशन है? आप किसी भी बच्चे से पूछें आपने क्या बनना है, तो लड़का बोलेगा मैंने इंजीनियर बनना है, तो लड़की बोलेगी मैंने डॉक्टर बनना है। दीज आर द टू प्रोफेशंस दे नो। ऐसी बात नहीं कि ये दोनों प्रोफेशंस अच्छे नहीं हैं, वी आवरसेल्व्स आर इंजीनियर्स, ऐसी बात नहीं कि प्रोफेशन अच्छे नहीं है, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए विजन में। आपने इंजीनियर बनना है तो कौन सा बनना है? देयर आर लॉट्स ऑफ काइंड्स, देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ इंजीनियर्स। आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए आपने कौन सा इंजीनियर बनना है। आपने डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर में भी बहुत टाइप्स हैं, बहुत फील्ड्स हैं, लेकिन बच्चों को अवेयरनेस नहीं है, बच्चों को विजन उनका डेवलप नहीं किया गया। हमारा काम हो गया, और भी जो लोग स्टेम पे काम कर रहे हैं, स्टेम एजुकेशन पे, रोबोटिक्स पे, हम सबका काम ये है
कि हम बच्चों का विजन जो है ना उसको ब्रॉडन अप करें, उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज दें ताकि उन्हें पता हो कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में है। हम उस जगह पे चेंज लाना चाहते हैं, उस ग्रास रूट लेवल से चेंज लाना चाहते हैं कि जहां से आपका एजुकेशनल सिस्टम स्टार्ट होता है। हम रोबोटिक्स पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, लेकिन कब जाके जब हम 18-19 साल के हो जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं, हमें जाके पता चलता है ओ रोबोटिक्स भी है, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, रोबोटिक्स भी है। हमें तो ये पढ़ाया ही नहीं जाता। जब हम 6th 7th 8th 9th 10th में, हमें बताया ही नहीं जाता रोबोट्स के बारे में। अब जो बच्चे आजकल 4-5 साल के बच्चे, 7-8 साल के, 10-11 साल के बच्चे जो हैं, वो जब रोबोट्स के बारे में सोचते हैं, उनको प्रोग्राम करते हैं, उनको कोड करते हैं, उनको चलाते हैं, वो स्किल्स लेते हैं हमसे, ऐप डेवलपमेंट करते हैं, गेम डेवलपमेंट करते हैं, एनिमेशंस बनाते हैं, दे डू लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आप सोच नहीं सकते कि एक 7-8 साल का बच्चा कर सकता है। तो जब ये बच्चे यूनिवर्सिटी के टाइम इनका आएगा तो दे विल बी वेरी क्लियर इन देयर विजन कि व्हाट डू दे वांट टू डू। जब वो अपने इंटरेस्ट की तरफ काम करेंगे ना, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने इंटरेस्ट की तरफ काम करेंगे, दे विल डू वंडर्स एंड वी नीड दोज वंडर्स। हमें वो वंडर्स चाहिए पाकिस्तान में कि लोग अपने इंटरेस्ट पे काम करें, ना सिर्फ इसलिए कि मैंने लोगों को दिखाना है या वो क्या कहेगा या मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे। नो, इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट। दे हैव टू लिसन टू देयर हार्ट कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में है। ओके, मैंने आपसे एक अगला मेरा सवाल है आप दोनों से ये है कि आपने कहा कि आप जो है 5 साल के बच्चा जो है वो रोबोटिक्स सीखने के लिए जो है सफिशिएंट होता है, वो समझ सकता है, वो सीख सकता है। तो ये कैसे है, आप मतलब ये कैसे एक माइंड मैपिंग होती है कि 5 साल का बच्चा ये कर सकता है और आप उस 5 साल के अंदर क्या एक्टिविटीज कराते हैं और ये किस एज तक आपका मतलब आप लेके चलते हैं या क्या तरीका कार है, कैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं? क्या पुराना सिस्टम ही है कि आप लेक्चर दिया बच्चों को, फिर नोट्स दिए, क्लास वर्क होमवर्क की तरह, या क्या होती है, किस तरीके से आप लोग ये कर रहे हैं? ये जो हमारा कोर्स होता है या जो भी रोबोटिक्स एजुकेशन है, इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें जो है फन एंड लर्निंग साथ साथ चलती है। क्यों स्टेम एजुकेशन में सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है रोबोटिक्स पे और बच्चों को रोबोट्स की तरफ लाया जाता है, क्योंकि वो उसमें साथ साथ काम खुद कर रहे होते हैं और वो उनके सामने वो चलती हुई चीज उनको नजर आती है और उसमें उनसे उनकी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है, उनमें अटेंटिवनेस पैदा होती है। तो ये चीजें हैं जो रोबोट्स बनाते हुए उनको मिलती हैं। अब हो गई बात कि हम ये कैसे करते हैं। जी, देयर आर सम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, देयर आर सम इंटरनेशनल एजुकेशनल किट्स जो कि यूज होती हैं सारी दुनिया में। स्टैंडर्ड है एक, जैसे हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं लेगोस। अब हर बच्चा जो है वो लेगोस तो घर में बनाता है, लेगोस यूज करता है, ब्लॉक्स करता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब उसी में जब कंपोनेंट्स लग जाते हैं तो वो एक रोबोट बन जाता है। तो इसलिए 5 साल का जो भी बच्चा है वो इजीली ग्रास्प कर लेता है। 5 साल के बच्चे की ना इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है। आप देखें बच्चे घरों में ना ब्लॉक्स के साथ काम करते हैं, ब्लॉक्स में एक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, वो बिल्डिंग बना लेते हैं, ब्रिज बना लेते हैं। अब उसी बिल्डिंग या ब्लॉक्स के जो स्ट्रक्चर है ना, उसके नीचे अगर वो टायर्स लगा दें तो दे कैन मूव इट। उस बिल्डिंग को, उस ब्रिज को वो मूव कर सकते हैं और उसी के अंदर एक वो कंट्रोलर अटैच कर दें तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं वो। बिल्कुल। तो बच्चों की इमेजिनेशन इज सो वास्ट कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दे हैव टू बी फ्री, उनको फ्री करना पड़ेगा हमें। अब हम ये इस तरह से इसको लेकर चलते हैं कि जैसे लेगोज हैं, लेगोज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है। बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको रोबोटिक्स सिखाने के लिए, रोबोटिक्स में इंट्रोड्यूस करने के लिए उनको ये लेगोज हैं। अब 4-5 साल के बच्चे हैं, वो काफी इजी, जब इसको देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि वी कैन डू इट। एक सेंस ऑफ उनको ना सेंस फील हो जाती है कि हम ये कर सकते हैं, ये काम देखकर ही उनको मुश्किल नहीं लगता। तो दे गेट टू नो इट। उनकी जो क्यूरियोसिटी है, अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग आती हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं। अब 4-5 साल के बच्चे हैं, उनकी माइंड की अंडरस्टैंडिंग या कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग ब्लॉक्स की होती है। अगर हम यही जो प्रोग्रामिंग है इसको इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स बना दें तो वो उसको जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक ब्लॉक बना देते हैं कि द मोटर विल मूव। हम एक ब्लॉक उसका बना देते हैं। एक हम ब्लॉक बना देते हैं द मोटर विल टर्न राइट। बच्चे सिर्फ उस ब्लॉक को लेकर आते हैं और उनका रोबोट जो है वो चल जाता है। वो राइट का ब्लॉक लेकर आते हैं तो इट टर्न्स राइट। तो 4-5 साल के बच्चों को स्टार्ट करवाना, इट बिकम्स इजियर विद दिस थिंग्स।
तो इन चीजों के साथ हम बच्चों को स्टार्ट कराते हैं। फिर जब बच्चे 8-9 साल के 10 साल के हो जाते हैं, फिर हम उन्हें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों के लिए काम करने के लिए आर्डिनोज इज अ वेरी गुड कंट्रोलर। आर्डिनो इज द नेम ऑफ अ कंट्रोलर जिसपे बच्चे प्रोग्राम करते हैं रोबोट्स को। रोबोट्स कर सकते हैं और भी बहुत चीजें उस पर प्रोग्राम कर सकते हैं। तो हम वो उनकी कोडिंग बच्चों को सिखाते हैं। उसकी कोडिंग कंपैरेटिवली इजियर है दैन द अदर कंट्रोलर्स। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बच्चों को लेकर जाना पड़ता है। 4, 5, 6, 7 साल के बच्चे उनको एक तरीके से लेकर जाना पड़ता है। 8, 9, 10 साल के बच्चों को एक तरीके से लेकर जाना पड़ता है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों का इंटरेस्ट पैदा करने के लिए जो यू नीड टू हैव इज कि आपको उनको इन अ फन वे पढ़ाना पड़ेगा। उनको मजा आना चाहिए पढ़ने का। उनके साथ उनके पास एग्जाम्पल्स ऐसी होनी चाहिए, उनके साथ बातें ऐसी करनी चाहिए कि उन्हें मजा आए काम करने में। वरना आप 1 घंटा बच्चे से रोबोट बनवाएं और वो बोर हो जाएगा। लेकिन आपने उसको साथ साथ मजे से पढ़ाना है। आपने कुछ एग्जाम्पल्स यूज करनी है। यू हैव टू क्रैक सम जोक्स विद देम। इट शुड बी अ फन लर्निंग वे जिससे वो बोर ना हो। हम लोग एट रोबोट्रॉनिक्स जो हम लोग फोकस करते हैं इस चीज को, हम इस चीज को फोकस करते हैं कि जो एक पेरेंट है या एक स्टूडेंट है, दे आर नॉट जस्ट अ सेल फॉर अस। नहीं, वी डोंट कंसिडर देम लाइक दैट। हम एक एफिलिएशन डेवलप करते हैं उनके साथ। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सो मेनी पेरेंट्स जो हमारे साथ एक कोर्स नहीं कर रहे, वो एक कोर्स के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, दे कीप ऑन डूइंग थिंग्स विद अस। ऐसे ऐसे हैं जो लास्ट 6 मंथ्स 8 मंथ्स से हमारे साथ एफिलिएटेड है और उनके बच्चे पिछले 6-8 महीने से हमारे से कोर्सेज कर रहे हैं हमारे साथ, एंड दे आर डूइंग वंडर्स नाउ। अब वो रोबोट्स भी बनाते हैं बच्चे, वो एनिमेशंस भी बनाते हैं, गेम्स भी बनाते हैं, वो एप्स भी बनाते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग यू नो कि जब आप देखते हैं बच्चों को, जब 8-9 साल के बच्चे, 6-7 साल के बच्चे, दे स्टार्ट डूइंग थिंग्स लाइक दीज and they tell their parents that we want to do this or we want to do that. It's amazing to look at. ओके। अच्छा, अगर हम बात करें डिफरेंट रोबोटिक्स के अंदर भी जैसे आपने कहा कि हमारे एजुकेशन में कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग नहीं है इस तरह, तो रोबोटिक्स के अंदर कौन से डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हैं जिसके तरीके यूज किए जाते हैं? अगर हम वैसे बात करें, जैसे आपने अभी कहा कि आप लैगोस के थ्रू कर रहे होते, तो आपके कौन से नॉर्मली इंटरनेशनली वो कौन से टीचिंग मेथोडोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं रोबोटिक्स एजुकेशन के लिए बच्चों के हवाले से? जी सबा, आप बताएंगे? हाँ जी, सबसे पहली बात है रोबोट्स के साथ जो है लर्निंग में, एक तो ये सबसे पहली बात कि बच्चे जो हैं वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं, क्योंकि एक रोबोट जो है ना वो बड़ी मल्टी डिसिप्लिनरी थिंग है। उसमें मैकेनिकल थिंग भी है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की थिंग्स भी आती हैं, उसके अंदर फिर प्रोग्रामिंग भी आती है। तो इस सब चीजों में वो बच्चे बहुत चीजें जो है ना वो सीख सकते हैं, वो एक थिंग से। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंटरैक्टिव लर्निंग है, वो हैंड्स ऑन लर्निंग है ये एकदम। और रोबोट्स को सिखाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड यही है कि यू डू इट। आप जब करते हो तो देन यू लर्न इट। तो आप ऐसे नहीं है कि आप उनको बताते जाएंगे कि रोबोट ऐसे होता है, ये कंपोनेंट्स है। नहीं, हम उनको दिखाते हैं कि दीज आर द सेंसर्स, दीज आर द कंट्रोलर सेंसर्स। हम उनको बताते हैं कि सेंसर्स आर लाइक आवर आईज, आवर नोज। जिस तरह ह्यूमंस की, हम रोबोट को ह्यूमन से रिलेट करते हैं। हम कहते हैं जैसे ह्यूमंस का जो है ब्रेन है, वैसे उसका कंट्रोलर है जो उसको कंट्रोल कर रहा है। और जैसे रोबोट का जो मोटर्स हैं वो हमारी लिम्स हैं, जैसे हम लेग्स और हाथ मूव करते हैं वैसे मोटर मूव करती है। तो हम इस तरह की मेथड्स यूज करके उनको ये रोबोट्स के बारे में जो है उनको बताने की कोशिश करते हैं। ओके। और फरहान, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें कि क्या किस तरीके से किया जाता है इंटरनेशनली भी और वैसे भी? बिल्कुल, मिस सबा ने जैसे कहा है कि प्रैक्टिकलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जहां पर आप चीजों को प्रैक्टिकली करवाना शुरू हो जाते हैं ना बच्चों से, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है। व्हाई वी से कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है इट इज नॉट कॉन्सेप्ट बेस्ड। दिस इज द रीजन कि जब आप कॉन्सेप्ट्स देना शुरू हो जाएंगे ना बच्चों को, तो वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, आप उन्हें रियल लाइफ एग्जांपल्स दें, आप उन्हें प्रैक्टिकली शो करें कि आप जो चीज सोच रहे हो या जो चीज आप बनाने का सोच रहे हो, यू कैन रियली मेक इट प्रैक्टिकली, आप उसको बना सकते हो। दीज आर द कंपोनेंट्स। जैसे मैं सबा ने बताया कि हम उनको रिलेट करते हैं कि ह्यूमन से, विच मेक्स इट वेरी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जैसे हमारी आईज हैं, हमारी सेंसेस हैं, हमारे हाथ हैं, ये चीजों को जब हम रिलेट करते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड।
ओके। और वैसे भी जी इंटरनेशनली जी। भी ये होता है कि क्लासरूम लेवल पे, बहुत प्राइमरी लेवल पर जो है वो रोबोट्स के थ्रू उनको कुछ साइंस के और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स देने की कोशिश करते हैं। हमारी तरफ अभी ये चीज़ ओके। नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपने क्लासरूम की एक्टिविटीज को, या जो डे लेसन है जैसे बीज एंड पॉलिनेशन का लेसन है, तो वो इस तरह की वो रोबोट उसका बना के उसको, तो वो उस वैसे कॉन्सेप्ट देते हैं उनको। तो वो उनके सामने वो चीज एक तो वो बिल्ड भी करते हैं, और उनको साइंस के कॉन्सेप्ट्स, पुलिंग कॉन्सेप्ट्स इस तरह के वो रोबोट्स के थ्रू देते हैं। वो खुद हम्म। बनाते हैं उस दिन, और फिर वो चीजें उनको याद रहती हैं। तो ये वाले जो मेथड्स हैं, इन ये यूज हो रहे हैं इंटरनेशनली, और अभी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में आना शुरू होंगे। ओके ओके। अच्छा, फरहान, आपने बात की थी कि स्टेम एजुकेशन, तो ये बेसिकली ये स्टेम एजुकेशन होती क्या, और रोबोटिक्स का इससे क्या ताल्लुक है? मतलब स्टेम एजुकेशन इंटरनेशनली तो हम सुनते हैं, लेकिन ये बेसिकली स्टेम एजुकेशन है क्या? पेरेंट्स को इसके बारे में भी नहीं पता। वो तो जब भी बच्चा ने 3 साल का हो, या तो वो किसी प्राइवेट बड़े अच्छे स्कूल में जाएगा, जो कि इस वक्त लाहौर के बड़े नामवर स्कूल है, ठीक है, यहाँ पे नहीं चला गया तो वो आर्मी के स्कूल में चला जाएगा। दिस इज द नॉर्मल रिजीम ऑल पेरेंट्स आर फॉलो। तो ये स्टेम एजुकेशन है क्या? मतलब ये जानना पेरेंट्स के लिए, मदर्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मदर्स को पता ही नहीं होता है। और वैसे ही बच्चे का स्कूल जो है वो एक फैमिली अफेयर है हमारे यहाँ पर, कि ऑल फैमिली जी गोइंग टू बिल्कुल। सेलेक्ट, वो हमारी ख्वाहिश थी कि हमारा पोता या पोती यहाँ पढ़े, फिर नवासा नवासी भी आता, तो दिस इज द फैमिली अफेयर भी। तो आप पहले स्टेम एजुकेशन को जी, भी थोड़ा सा हमें बताएं। स्टेम एजुकेशन, नॉर्मली हम स्टेम एजुकेशन का फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। अब इन सब चीजों को ओके। कंबाइन करके हम चीजें करवाते हैं बच्चों को। इन स्टेम एजुकेशन का यही मतलब है कि बच्चों के ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, इन सब से रिलेटेड साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। अब स्टेम एजुकेशन के बहुत पार्ट्स हैं, देयर लॉट्स ऑफ पार्ट्स। अब अबेकस, जिससे हम एक आइटम है, एक वो नाम, अबेकस इज अ थिंग जिससे हम बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाते हैं, ठीक है। वैसे या ही उसके अंदर एक पार्ट रोबोटिक्स का भी है स्टेम एजुकेशन के अंदर। स्टेम ओके। एजुकेशन अब पूरी दुनिया में इसीलिए फोकस की जा रही है ताकि एक तो ये बच्चों के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करती है, बिकॉज इट फोकसेस ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब पे फोकस करती है। तो ओके। इसीलिए बच्चों को इस चीज पर जोर दिया जा रहा है कि बच्चे स्टेम एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स करें। स्टेम एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स कैसे हैं? स्टेम एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिकली बच्चों को चीजें सिखाते हैं। ओके। जो बच्चों ऐसे प्रोजेक्ट्स जो बच्चे प्रैक्टिकली कर सकें और वो उनके कॉन्सेप्ट्स ले सकें। जैसे हमने बताया बीज एंड पॉलिनेशन, ठीक है। बीज दे पॉलिनेट, पॉलिनेशन और बीज का रिलेशन है आपस में। ये चीज हम रोबोट्स के थ्रू उनको बता सकते ओके। हैं। नाउ इट कुड बी टेकन इन एज फ्रॉम द स्टेम एजुकेशन। उसी तरह रोबोटिक्स भी है। रोबोटिक्स भी इज अ मेजर पार्ट ऑफ स्टेम एजुकेशन, क्योंकि इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स सारी चीजें इसमें मिलकर बनती हैं रोबोट्स में। तो इसीलिए हम इन चीजों को प्रमोट करना चाहते हैं, जो कि इंटरनेशनली तो बहुत इन सब पे काम हो रहा है। पाकिस्तान में इस पे अब जोर देना शुरू हो गए हैं। जैसे कि आपने बोला कि हमारे काफी इधर बड़े बड़े स्कूल्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं बिल्कुल जो कि काम कर रहे हैं इस बिल्कुल। चीज पे, विच इज अ वेरी गुड थिंग एंड वी रियली अप्रिशिएट दैट। और हम या खुद भी जो हम काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हाथ मिलाकर काम करना चाहते हैं कि दिस इज बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग फॉर द सेम कॉज, आई वुड से। अपने या बच्चों में अवेयरनेस लेकर आने के लिए, उनकी स्किल्स की डेवलप उनको स्किल्स को डेवलप करने के लिए, वी आर ऑल वर्किंग फॉर द सेम कॉज। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन देखें स्कूल भी किसी हद तक काम करना शुरू हो गए, जैसे आप लोग हैं, आप भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो कि डिसीजन मेकिंग है पेरेंट्स को कैसे हम बताएं? क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म है, लोग सुन रहे, तो आप मुझे बताएं कि हमें इसकी इंपॉर्टेंस बताएं कि ये कितनी ज्यादा उन पेरेंट्स को समझने की इस वक्त जरूरत है कि आगे की दुनिया में बच्चों के लिए कितना जरूरी है स्टेम एजुकेशन के ऊपर जाना, रोबोटिक्स के ऊपर जाना, इसके बारे में। क्योंकि माइंडसेट, जैसे कि सबा ने कहा था कि माइंडसेट पाकिस्तान में चेंज करना बहुत मुश्किल काम है, तो इसके ऊपर आप जी लोग बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताएं। हम माइंडसेट चेंज करने की इसी तरह कोशिश करते हैं कि वी वर्क ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इवन काम कि करते हैं कि हम इस आवाज को। एक मिनट। जी 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 इवन जी, कि मैं सबा ये कुछ कह रही कहना हूँ चाहते कि पेरेंट्स के साथ साथ एजुकेशनल जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका माइंडसेट भी चेंज हैं? करना, कि अब दे नीड टू चेंज देयर करिकुलम, दे नीड टू देयर वेज, एंड दे हैव टू गेट न्यू मेथड्स फॉर टीचिंग। ओके। और जहाँ तक स्टेम एजुकेशन की बात है, पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा आजकल फोकस यही होना चाहिए कि अपने बच्चों को स्किल्स सिखाएं।
अपने बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाएं, ये एक स्किल है। इसी तरह ये रोबोटिक्स सिखाएं कि उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश करें। बेसिक आइडिया यही है, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करें। इवन के हम, जैसा ये हमारी एग्जांपल ही है कि हमारे पास स्किल्स हैं, तो हम इस टाइम पर भी सेल्फ सफिशिएंट हैं। हम जो ये पिछले टाइम्स आए और सारा कुछ, तो पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि ये दीज आर द थिंग्स ऑफ द फ्यूचर, और अभी स्टेप लेना पड़ेगा उनको, और अपने बच्चों को बहुत अर्ली एज से ये स्किल्स सिखानी पड़ेंगी। और ऐसे और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी अब इन चीज पर फोकस करना पड़ेगा। जिस इंसान के पास स्किल्स होते हैं ना, वो कभी भी फारग नहीं बैठता। इन सिंपल वर्ड्स, हमारे लोगों को ये समझाना है इस बात पे कि अगर आपका बच्चा स्किल्ड है और उनके पास कोई ऐसा स्किल है जिसके अंदर वो बहुत अच्छे हैं, तो वो कभी भी फारग नहीं बैठेंगे। और दीज आर द फ्यूचर स्किल्स, स्किल्स वो जो आगे काम आए, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। ओके ओके, यानी ये तो दुनिया इस बात को डिनाई तो नहीं करती कि आने वाला दौर जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही दौर है। जो एग्जिस्ट करेंगे वो टेक्नोलॉजी जिनको आती है वो एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन स्टिल अभी भी थोड़ा सा हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है। खैर वो तो हम बातें करते रहेंगे। मेरा दूसरा आपसे सवाल है कि जब आपने जैसे डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाए हुए होंगे, ऑब्वियसली जैसे 5 ईयर का एक मॉड्यूल है, एजेस वाइज मॉड्यूल बनाए हुए हैं। अगर आपके पास एक बच्चा है जो आपके साथ 5 साल से आ रहा है, ये तो पेरेंट्स को पता होने की जरूरत है, बच्चा तो आके नहीं कह सकता कि मैंने मतलब ये सीखना है। तो अगर किसी को बीच में पता चलता है और उनका 10 साल का बच्चा, अब उसने पीछे तो आपसे कुछ नहीं पढ़ा, तो फिर आप उसको कैसे लेके चल रहे होते हैं? वो इनिशिएट स्टार्ट से फ्रॉम पॉइंट जीरो से स्टार्ट करेंगे। हम जैसे जैसे अब आजकल पेरेंट्स आते हैं, हमारे हर कोर्सेज के हमने डिफरेंट एज लिमिट्स, जो मिनिमम एज ऑनवर्ड्स है ना, हमने वो डिफाइन किए होते हैं। लेकिन अब कुछ बच्चे आते हैं जैसे 8 साल के 9 साल के बच्चे हैं जिन्होंने लेगोस पे काम नहीं किया हुआ। इट्स कम्प्लीटली फाइन, वो सीधा टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर सकते हैं, आर्डिनोस के ऊपर, कंट्रोलर्स के ऊपर डायरेक्टली। 10 साल के बच्चे हैं, 11 साल के बच्चे हैं, वो डायरेक्टली काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 10-11 साल का बच्चा आएगा उसको स्टार्ट करना पड़ेगा 4-5 साल वाले कोर्स से। नहीं, 4-5 साल वाला कोर्स सिर्फ इसलिए है कि इतने छोटे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना। 6 साल का बच्चा है, वो इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत मुश्किल है, तो उसका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हम लेगोज यूज करते हैं कि एक बार उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा एंड देन ही विल कीप गोइंग। तो जैसे जब 9-10 साल के बच्चे आ जाते हैं, तो हमारे पास जो उनके लिए टेक्नोलॉजीज है, हम डायरेक्टली उनको वहां से स्टार्ट करवाते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग है, लैंग्वेजेस, कोडिंग है, कंट्रोलर्स हैं, मोटर्स हैं, हम हैंड्स ऑन उनको उस चीज पे काम कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी अपना एक कोर्स करवा रहे हैं विच इज फॉर 10 ईयर ऑनवर्ड्स, 9 ईयर 10 ईयर ऑनवर्ड्स। उसके अंदर हम पूरी एक किट जो है उनके घर पे डिलीवर करते हैं, विच इज कॉल्ड द रोबोट्रॉनिक्स आर्डिनो स्टार्टर किट। हम वो पूरी किट जो है उनको डिलीवर करते हैं उनके घर पे बिफोर द कोर्स स्टार्ट्स। तो वो किट उनके घर पे डिलीवर हो जाती है। वही किट जो है हमारे ट्रेनर के पास होती है। ट्रेनर जब उस पे काम कराते हैं तो बच्चे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उस पे लेते हैं। उसी वक्त बच्चे भी उस किट पे काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह बच्चे अगर डिफरेंट एज ग्रुप्स, एज लेवल्स पे आते हैं, तो हम इस चीज को एनालाइज करते हैं कि इनको कौन सा लेवल जो है इनको स्टार्ट कहाँ से कराना चाहिए। कुछ बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स जी ओके मेरा ये कि आप मतलब पहले पूरा एनालिसिस होता है, जैसे कि TNA होता है, जैसे ट्रेनिंग नीड एनालिसिस होता है, दिस इज एन HR टर्म, लेकिन आप उसको पूरे एनालिसिस करने के बाद प्रिस्क्राइब करते हैं कि बच्चे को इस तरीके से लेके जाना चाहिए। ओके ओके ओके, क्योंकि कई दफा होता है कि आजकल तो जी मतलब मैं आपकी नहीं बात करी, वैसे एजुकेशन सिस्टम की बात कर रही हूँ। दे आर ट्रीटिंग लाइक अ स्टूडेंट, जैसे कि वो बस लश्कर नहीं होता कि बस घुसाए जाओ क्लास में, जगह में नहीं, बच्चों को दीवारों पे चढ़ना पड़े, बस घुसा दो, तो उस तरीके का। तो मैं ये कहना चाहती कि आप लोग हर बच्चे को मतलब इंडिविजुअल इस स्किल को सीखने के लिए इंडिविजुअल। एक और चीज भी बहुत डिपेंड करती है, सॉरी, कि अगर बच्चों ने लेगोस पर ही काम करना है तो लेगोस के भी डिफरेंट एज ग्रुप की किट्स हैं। लेकिन अगर 10 इयर्स वाला बच्चा लेगोस पर काम करना चाहता है तो हम उसको 5 ईयर वाली किट से ही स्टार्ट करेंगे या 7 ईयर वाली किट से ही स्टार्ट करें, क्योंकि उसके बाद फिर एक एडवांस किट है। लेकिन एडवांस करने से पहले उसको वो जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, तो हम उसको वहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये डिफर करता है टेक्नोलॉजी, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज टू टीच रोबोटिक्स।
जैसे हमने Okay. आर्डिनो की बात की, लेगोस की बात की, और बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं। तो ये उस चीज पर डिपेंड करता है कि बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज पर है, या बच्चा लेगोस पे काम करना चाहता है या ऐसा रोबोट बनाना चाहता है जिसमें वायर्स, लाइट्स और ये मैकेनिकल स्टफ उसको खुद बनाना है, या उसका इंटरेस्ट किस में है। ओके ओके। बात बात वही है जी ना, जी, फरहान आप जैसे कहना आपने बोला। चाहेंगे? जी, जैसे आपने बोला कि जैसे हमारे स्कूलों में आजकल ट्रीट होता है और सब, हम जी जी, उसी चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते, उस चीज को हम नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो ठीक है क्लासेस हैं, ठीक है। वी डोंट क्रॉस मोर देन 5 हम्म। स्टूडेंट्स इन दैट। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, हम 5 से ओके ज्यादा स्टूडेंट्स उसमें नहीं करते। हम स्टूडेंट्स जो हैं उनसे ओके। केयरफुली उनके पेरेंट्स के साथ बात की जाती है, उनके बच्चों का जो इस वक्त लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो डिस्कस किया जाता है, हम्म उसके हिसाब से उन्हें प्रपोज किया हम्म जाता है कि आप कौन सा प्रोग्राम इस वक्त हमारा लें। क्योंकि काफी पेरेंट्स हम्म। हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी हम सारे प्रोग्राम करना चाहते हैं, बट वी आर नॉट लाइक ओके। दैट। हम इस चीज पे नहीं होते कि वो सब कुछ कर लें। जी जी। नहीं, ऐसा नहीं है। जहां जो उनका लेवल है, जो उनके बच्चे की, क्योंकि उनके बच्चे को अगर एक जूनियर कोर्स में डाल दिया ना और वो उससे ज्यादा उसको आता था, तो वो तंग आ जाएगा उससे, ही गेट बोर्ड। या तो बहुत जरूरी है हमारे लिए इस चीज को देखना कि व्हाट इज द लेवल ऑफ द चाइल्ड, उसकी मेंटल जो स्टैंडिंग है वो किधर है, वो भी किस लेवल पे स्टैंड कर रहा है। जब हम उस लेवल को अंडरस्टैंड करके उसको आगे, उससे आगे लेकर चलेंगे, तो बच्चा एंजॉय करता ओके है पढ़ना, बिकॉज ही नोज ही इज हम्म। लर्निंग समथिंग न्यू। ओके हम लोग अपनी क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं एक ही लेवल पर, और इस तरह से कि बच्चे कम एक क्लास में, सबको इंडिविजुअल अटेंशन मिले। एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, हम एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड कर देते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस दे देते हैं। तो हम लोग अपनी क्वालिटी जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि बाकी सब चीजें इधर उधर हो जाएं, क्वालिटी इधर उधर ना हो, क्योंकि हमारी ओके कमिटमेंट है कुछ पेरेंट्स के साथ, वो फिर हम उसको खराब नहीं करना चाहते। और ओके। जैसे हमने उनको कहा है कि हम आपके बच्चे को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाएंगे, या हम उनको मतलब ये चीज पढ़ाएंगे। ओके ओके। आप तो बाहर से भी आए हैं, इसी तरीके से ये चीजें चली जाती है कि जो भी इंस्टीट्यूट रोबोटिक्स के अंदर हैं और बच्चों को लेके चल रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है कि आपने फोकस रखना है और कम से कम बच्चों को फोकस करना है, ताकि आपको उनका एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और वो सब कुछ पता चलता रहे। दिस इज द प्री रिक्विजिट ऑफ दिस कोर्स, नहीं, या ये दिस? नो ओके नो, ओके इट्स नॉट लाइक दैट। इट ओके entirely depends on person to person and company to company कि वो अपनी कंपनी ओके किस प्रिंसिपल्स के ऊपर रन करना चाहते हैं। ओके। हम ठीक लोग है। एक स्टैंडर्ड एक मेंटेन करके रखते हैं और हम उसी के ऊपर चलना चाहते हैं। एवरीवन डज नॉट, काफी कंपनियां करती भी हैं, हम किसी के बारे में क्या कहें, लेकिन काफी कंपनियां करती भी हैं, काफी लोग करते भी हैं, कुछ नहीं भी करते। या लेकिन बस हर एक के अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपनी पॉलिसीज हैं। हम स्ट्रिक्ट पॉलिसीज मेंटेन करते हैं हमारे ट्रेनर्स के साथ भी, बिकॉज वी गॉट लॉट ऑफ ट्रेनर्स जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे स्किल्स पे जो है बच्चों को काम करवा रहे हैं। तो हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि ये चीज मेंटेन होनी चाहिए, जो हमारी क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। हमने जो जो कमिटमेंट्स पेरेंट्स के साथ किए हैं वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। ओके ओके। अच्छा जाहिर है बाहर काम करने से और बाहर के कुछ एक्सपीरियंस से हमें कुछ चीजें तो डिफरेंट मिलती हैं। इट्स ऑलवेज ओके गुड टू हैव एन इंटरनेशनल एक्सपोजर, चाहे वो इस फील्ड में ओके। हो या किसी भी फील्ड में हो। तो या हमें बाहर काम करने से जाहिर है वो एक एक्सपोजर तो मिला है। जो पॉलिसीज हैं या जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रिंसिपल्स हम फॉलो बिल्कुल। कर रहे हैं रोबोट्रॉनिक्स पाकिस्तान में। तो वो सब हमें जाहिर, बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस दैट वी आर डूइंग ऑल ऑफ दिस। जैसे कि हम बात करते हैं कि जब आप, हमने इस पे भी बात की कि बच्चों की क्या होनी चाहिए, क्या एक बच्चे ने आप जब ये सब चीजें सीख ली, तो ही इज सेल्फ सफिशिएंट इनफ कि वो अपने करियर को खुद सेलेक्ट कर सके, क्योंकि दिस इज द पॉइंट। स्टूडेंट लेस है हमारे स्टूडेंट, तो क्या ये जो हमारा ये स्टेम एजुकेशन सिस्टम आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, और आप जिस तरीके से कहते हैं, तो बच्चा इतना सफिशिएंट है कि उसको पता चल जाता है कि ये मेरे लिए इंजीनियरिंग लाइन है, नहीं मैं BScs में अच्छा हूँ, या मैं क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में अच्छा हूँ। क्या इतनी सफिशिएंस, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है ये इस तरह की चीजों को करने से? मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी जी जो बताएं। पेरेंट्स जो जी पेरेंट्स इस चीज पे रियलाइज करते हैं कि चीजें जरूरी हैं और अपने बच्चों को चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, दे डोंट कम, ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं इसके लिए जाहिर है उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है पेरेंट्स को। अब वही पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं जिनको रियलाइजेशन है कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर चिल्ड्रन।
जब वो पेरेंट्स इस लेवल के हैं तो वो बच्चों से पूछते हैं और बच्चों में एक अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग के ठीक है आई लाइक इट और आई डोंट लाइक इट, इट्स सिंपल। इतनी कोई इसमें डिफरेंट वो मुश्किल चीज नहीं है, बच्चों के लिए सिंपल एक सवाल है कि डू यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। ठीक है, पेरेंट्स जो ये चीज को रियलाइज करा रहे हैं और अपने बच्चों को इतना काम करा रहे हैं, आई एम श्योर कि वो पेरेंट्स अपने बच्चों को वो मौका देंगे कि बच्चे बताएं कि हमने अम्मी अब्बू हमने क्या काम करना है, हमने क्या चीज पढ़नी है, हमारा किस चीज में शौक है, लेट इट बी आर्ट्स, लेट इट बी फैशन डिजाइनिंग, कुछ भी हो। लेकिन वो बच्चे, जो पेरेंट्स इतनी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, वो अपने बच्चों से जरूर पूछेंगे कि आपका क्या इंटरेस्ट है, और वो बच्चे इतने कॉन्फिडेंट होंगे, उनके वो स्किल्ड, इतने स्किल्ड होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे कि दे वुड नो कि व्हाट डू आई वांट टू स्टडी मोर। ठीक है, मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ी हैं, मैंने साइंस भी पढ़ा है, मैंने फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, हर चीज मैंने, रोबोटिक्स, ऐप डेवलपमेंट, सारी चीजें मैंने ट्राई की हैं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ट्राई कराई हैं, और मुझे सबसे ज्यादा मजा आया है इस फील्ड में। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ। तो आई फील के पेरेंट्स और बच्चों को दोनों को एजुकेट करने से, क्योंकि हम सिर्फ बच्चों को एजुकेट नहीं कर रहे, हम पेरेंट्स को भी एजुकेट कर रहे हैं, उनको भी अवेयरनेस आ रही है। जब हम इन दोनों को एजुकेट कर देंगे तो आई विश एंड आई बिलीव इंशाल्लाह देयर विल बी अ चेंज, और पेरेंट्स भी अपने बच्चों की सुनेंगे उनके एडमिशन कराने से पहले, और बच्चे भी बोल सकेंगे कि हमें कौन सी फील्ड में जाना है। ओके ओके, अच्छा, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, हमने पेरेंट्स की भी बात, हमने ये बात की कि किस तरीके से सिलेक्शन हो जाएगी, लेकिन आपको क्या लगता है, ये थोड़ा सा एक गवर्नमेंटल लेवल का सिचुएशन है कि मतलब हमारी गवर्नमेंट को हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर इस तरह की मॉडिफिकेशन लाने की कितनी ज़रूरत है, इसके बारे में भी आप बताएं, क्योंकि आप एक एजुकेशन सेक्टर को देख रहे हैं और आप एक क्या कहते हैं ट्रेंड को भी देख रहे हैं, तो बीइंग एन एक्सपर्ट मैं कहूँगी स्टेम एजुकेशन की साइड में, रोबोटिक में, आपको क्या लगता है कि देखिए ठीक है कुछ पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हर बंदे को नहीं पता, इतनी अवेयरनेस नहीं है। मुझे भी अगर मैं सबा से कनेक्ट ना होती तो शायद मुझे भी जिंदगी में कभी पता ना चलता कि पाकिस्तान में ये हो रहा है। द डे आई कॉल हर एंड मैंने उनको कहा कि अच्छा ये इधर भी हो रहा है, मैंने तो बाहर ही सुना था, तो फिर मैंने जैसे वो एक अलग स्टोरी है। तो ये आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी है कि सबको पता चल जाए, क्योंकि आप हर कोई अपनी कोशिश कर सकता है, पर एक गवर्नमेंट लेवल पर कितनी जरूरत है इस चीज को लाने की या सिस्टम में लाने की? बिल्कुल मैम, इसको जरूरत है गवर्नमेंट लेवल पे लेके आने की, जो कि नहीं है हमारी गवर्नमेंट लेवल पे, सब कुछ इस वक्त नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स में है, जो कि बहुत हाई एंड स्कूल्स हैं जिनमें ये चीजें इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं, रोबोटिक्स एजुकेशन वगैरह जो है। बहुत बहुत कम स्कूल्स हैं लाहौर में, खासतौर पे मैं इधर की बात करूंगी, जिनका रोबोटिक्स क्लब है, जो रोबोट्स के ऊपर काम करवाते हैं और प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करवाते हैं। ठीक है, अब इन सबको और एक और बात मैं ये कहना चाहती हूँ, एक मिनट जी कि ना कि गवर्नमेंट लेवल पर भी जो है ना, और वैसे भी हमें पूरी दुनिया में ये होता है कि वो रोबोटिक कॉम्पिटिशन्स हेल्ड करते हैं बच्चों में इंटरेस्ट डालने के लिए, वो के बच्चे compete करें, वो एक स्टैंडर्ड बता देते हैं कि ये ऐसा रोबोट होना चाहिए, इस लेवल के बच्चों का भी कंपटीशन हो, 5 से 7 इयर्स, फिर आगे एज, तो एज वाइज भी कंपटीशन होता है। तो इस तरह के हमें कॉम्पिटिशन्स हेल्ड करने चाहिए, और गवर्नमेंट को जो है वो जाहिर अवेयर करना चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अवेयर करना चाहिए कि ये अब करना पड़ेगा, दिस इज वेरी नेसेसरी। और पर ये सिस्टम बनाने में अभी टाइम लगेगा कि हम इसको कैसे करिकुलम में लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ये एक फिजिकल थिंग्स है मोस्टली, और उनको प्रोवाइड करना बच्चों को अभी उसमें टाइम लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये काम शुरू होना चाहिए। अब गवर्नमेंट, मैं बता दूं, गवर्नमेंट लेवल पे इसको हम चेंज लेकर आ सकते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे चेंज हम इसके अंदर किस तरह लेकर आ सकते हैं। गवर्नमेंट शुड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड कि वो इन चीजों को प्रमोट करें अपने स्कूल्स में, क्योंकि सबसे ज्यादा मसला जो है ना वो गवर्नमेंट स्कूल्स का है, प्राइवेट स्कूल्स का इतना मसला नहीं है। जो हाई एंड स्कूल्स हैं दे आर ऑलरेडी डूइंग इट, जो 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 मिडिल लेवल पे स्कूल्स हैं वो भी कोशिशें कर रहे हैं इन चीजों को लेकर आने की। हमारे साथ भी बहुत स्कूल्स इन टच हो रहे हैं कि हम रोबोटिक्स एजुकेशन उनके स्कूल में प्रोवाइड करें, हम वर्कशॉप्स दें उनके स्कूल में, हम लोग रोबोटिक लैब्स भी बना कर देते हैं स्कूल्स को, ताकि हम उनको एक लैब बना दें, हम उनको ट्रेनर प्रोवाइड कर देते हैं उस लैब को चलाने के लिए, और वो अपने बच्चों को जो है वो सब कुछ करा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों तक कैसे पहुंचेगा, कोई और नहीं पहुंचा सकता उन तक गवर्नमेंट को ही पहुंचाना है।
उनको ये अवेयरनेस गवर्नमेंट को ही देनी है। अनदर देयर इज वन अनदर वे व्हिच इज थ्रू एनजीओज। जो एनजीओज जो हैं वो इवेंट्स करते हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स को बच्चों को वहां पर बुलाते हैं और वहां पर वो उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। हम अपनी तरफ से तीन सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वी कैन डू एट द मोस्ट। हम लोग एनजीओ के साथ भी राब्ता करते हैं और जहां जहां पे हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है टू वर्क विद एन एनजीओ और गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को जाके रोबोटिक्स एजुकेशन प्रोवाइड की जाए तो हम करते हैं। आप सोच नहीं सकते कि रोबोटिक जो जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो कितने फैसिनेट होते हैं इन चीजों से। उन्होंने जिंदगी में चीजें नहीं देखी कभी। But they are completely able to do things. वो समझते हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है उनके साथ, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे के साथ, वो भी स्मार्ट हैं। वो ये समझते हैं चीजें, जब उनको बताते हैं तो वो फैसिनेट भी होते हैं और समझते भी हैं। और वो उनमें वो क्यूरियोसिटी है कि हमें जानना है वो। तो हमें उन तक पहुंचना पड़ेगा। रिसोर्सेज हैं कि वो रिसोर्सेज की कमी की है, लेकिन स्टिल दे हैव अ स्पार्क, दे हैव अ पैशन। अगर उनको थोड़ा सा पुश लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो उतने ही काबिल हैं जितने हमारे प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं। उतनी ही है सब कुछ, बस उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, उनको शाइन करने की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। किसी ने उनको अपॉर्चुनिटी दी नहीं आज तक। उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज दी जाए, उन्हें वो काम करवाया जाए ये सब, तो वो भी वो सब कुछ करना शुरू हो जाएंगे जो बाकी बच्चे भी कर रहे हैं। यहाँ पर फिर एट द एंड हम देखें तो बात फिर वही आ जाती है, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे स्कूल्स हैं या चाहे गवर्नमेंट है, सारी बात आ जाती है माइंडसेट चेंज करने की। और वो माइंडसेट जो है आप एकदम चेंज नहीं कर सकते। इट्स अ ग्रेजुअल चेंज जो आपने आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इम्पोज करना है, लोगों के ऊपर लेकर आना है और उसका फायदा दिखाना है लोगों को। कि जब इसका फायदा लोगों को नजर आना शुरू हो जाएगा, हम लोग ऐसे हैं ना कि हमें जब तक फायदा नजर नहीं आता तो हम लोग उस चीज की तरफ मूव नहीं होते। ओके। तो हम उस चीज का फायदा दिखाना चाहते हैं कि क्या उस चीज का फायदा है। ग्रेजुअली हम उनको उस चीज की नॉलेज दें, सारे उनको स्किल्स दें, फिर लोगों का माइंड सेट जो है वो चेंज होना शुरू होगा। अच्छा, जैसे कि आप ये चीजें कर रहे हो और बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो जो कि फैकल्टी होती है जो ये चीजें सिखा रही हो, मतलब बच्चों के साथ बच्चों को सिखा रही होती है, उनका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या होता है? उसके लिए उनको कितना कैलिबर होना चाहिए कि वो एक बच्चे को समझ सके? क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए पेशेंस भी बहुत जरूरी होता है। तो किस तरह के लोग, क्योंकि बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी भी तो निकल रही है, डिफरेंट तरह के लोग इस तरफ आ सकते हैं, तो आप बताएं कि किस तरह के आप किस फील्ड में आ सकते हैं अगर वो आना चाहिए? क्योंकि आपने कहा कि 2025 में स्टेम एजुकेशन का कोई रिसोर्सेज की कमी होगी, देयर इज अ डिमांड बट देयर इज अ सप्लाई एंड पर कमी होगी, तो क्या होना चाहिए? पाकिस्तान में कमी होगी। हाँ जी बिल्कुल। देखिए अब इसके लिए जो हमें ट्रेनर्स रिक्वायर्ड है ना, सबसे अच्छी बात जो रोबोटिक्स की है ना, वो ये नहीं है कि कोई रोबोटिक्स इंजीनियर हो तो वही रोबोटिक्स पढ़ाएगा। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो भी रोबोटिक्स पढ़ा सकता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो भी रोबोटिक्स पढ़ा सकता है। रोबोटिक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये जरा फ्लेक्सिबल है और काफी लोग जो हैं डिफरेंट फील्ड्स के जो हैं इंजीनियर्स जो हैं वो इस पे काम करा सकते हैं। अब जब हमने ये कंपनी स्टार्ट की है रोबोट्रॉनिक्स पाकिस्तान, हमने जब इसका काम शुरू किया, आई एम वन ऑफ अ ट्रेनर। मैं खुद भी ट्रेनिंग कराता हूँ, ठीक है, और मैं उस चीज को इनिशिएट करता हूँ और हम एक स्टैंडर्ड उसके हमने सेट किए हुए हैं कि हमने किस स्टैंडर्ड पर करनी है। उसके हिसाब से हमारी क्वालिटी डिपार्टमेंट है जो उस चीज को मेंटेन करता है। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी नए ट्रेनर आते हैं, एक बात तो ये है कि हम इंजीनियर्स हायर करते हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। अब एक वैसे भी नॉर्मल कोई एक मिनट फरहान, वैसे भी जो है इसमें इंजीनियर्स ही को लाइफ एजुकेशन है, मैथमेटिशियंस या उस तरह के लोगों वो भी आ सकते हैं? नहीं, मैं रोबोटिक्स जनरल बात कर। ठीक है जी बिल्कुल। मैथमेटिशियंस हैं, कोई साइंस पढ़ाते हैं, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो सब इस चीज पे आ सकते हैं। लेकिन वाई इंजीनियर्स? इंजीनियर्स का फोकस इस चीज पे है क्योंकि इंजीनियर्स जब उनको पढ़ाएंगे ना तो सिर्फ उस चीज के बारे में नहीं पढ़ाएंगे उनको, वो उसको और एग्जांपल्स भी देंगे, उसकी टेक्निकल नो हाउ क्या है, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, वो भी समझाएंगे उनको। इंजीनियर्स एक डिफरेंट तरीके से समझाएंगे क्योंकि एक इंजीनियर होता है ना, उसका माइंड बहुत डिफरेंट होता है, वो चीजों को बहुत डिफरेंट एनालाइज करता है। एक अगर सोल्यूशन उन्हें निकालने के लिए दिया जाए एक चीज का, तो एक जो नॉर्मल एक पर्सन है वो एक डिफरेंट तरीके से सोल्यूशन सोचेंगे और जो इंजीनियर है उसके पास 10 तरीके होंगे उस जगह पे पहुंचने के।
ओके ओके वो ये देखेगा कि बच्चे को अगर इस तरीके से समझ नहीं आ रहा तो मे बी आई कैन गो थ्रू द अदर वे, अगर उस ओके तरीके से समझ नहीं आ रहा मे बी आई कैन गो थ्रू द अदर वे। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से हम इंजीनियर्स हायर करते हैं। और जब हम ओके इंजीनियर्स हायर करते हैं, जब ट्रेनर्स हमारे पास आते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग होती है पहले, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोस जो कि ओके मेरी होती हैं, और भी हमारे कुछ ट्रेनर्स हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं सब। तो हम ऐसे, हमारा क्वालिटी डिपार्टमेंट है जो उसको मेंटेन करता है। और वो फिर आगे ट्रेनिंग होती है ट्रेनर्स की। ट्रेनर्स की पहले ट्रेनिंग होती है, क्योंकि वो टेक्निकली तो साउंड होते हैं, लेकिन बच्चों को लेकर चलना इज एन आर्ट, इट्स नॉट इजी। या या 5-6 साल के बच्चे हो गए, 7-8 साल के बच्चे हो गए, इट्स नॉट इजी टू हैंडल देम फॉर अ सेशन ऑफ 1 आवर, क्योंकि वो अगर बोर हो जाएंगे तो अगले दिन नहीं आएंगे, वो रोना डाल देंगे घर पे कि हमने नहीं आना, हमने सेशन नहीं या लेना अगला, या हमने अगली क्लास में नहीं जाना, हमने रोबोटिक्स की क्लास में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप द चिल्ड्रन एंगेज। तो हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनकी सबकी इस चीज के ऊपर ट्रेनिंग होती है पहले, एंड देन दे कम इनटू दिस। ओके ओके ठीक है। अच्छा सबा, जैसे आपने कहा कि के कंपटीशन हो या अभी भी जैसे आपके आप लोगों के भी स्टूडेंट्स हो गए या इस तरह के हैं कि छोटे छोटे कंपटीशन किसी लेवल पर हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, या आप अपने स्टूडेंट को थोड़ा सा एक्सपोजर देते हैं इस कंपटीशन की तरह की चीजों के ऊपर, कि वो उनको थोड़ा हाँ पता जी चले कि हमने कम्पीट करना है, सो दे वर्क हार्ड। जी सबा बताएं। जी, जैसे कि एक कंपटीशन होता है एनुअली जो कि बहुत है रिनाउंड है, इसे कहते हैं NERC, नेशनल इंजीनियरिंग रोबोटिक्स कंपटीशन। ये तो बहुत बिग लेवल पर होता है और उसमें वो स्कूल्स के भी उनका एक होता है सेक्शन जिसमें स्कूल्स के बच्चे compete करते हैं। तो काफी स्कूल्स हैं जो हाई एंड स्कूल्स हैं जिनके रोबोटिक्स क्लब्स हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो कॉम्पिटिशन्स में भी जाएं और फिर वो इंटरनेशनली भी जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भी करें। तो हमारी भी कोशिश होती है कि हम भी अपने बच्चों को इन कॉम्पिटिशन्स में, अभी तो ये सिस्टम आजकल नहीं है, लेकिन हम भी ऐसे ट्रेन कर रहे हैं उनको कि वो इन कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले सकें। और ये हमारे साथ कॉम्पिटिशन्स हुआ कैसे। ऐसा गया ना कि हमने हमारे साथ हुआ ऐसा जी गया ना कि हमने भी स्टार्टअप किया, जी जी और बताएं, हमारा भी बोले। कितना टाइम हुआ और बीच में कोविड-19 आ गया। ओके हमारे साथ तो ओके सबसे ओके बड़ा मसला ये हो गया हमने तो स्टार्टअप किया, बीच में ओके कोविड-19 आ गया। हम्म, तो उसके बाद हम ओके लोग, ओके जैसे हमारे जो लेकिन फिर भी वर्कशॉप्स हम उससे कोशिश पहले कर। होती रही है ना, जी हमारी जो पहले, उससे पहले वर्कशॉप्स होती रही हैं, उसके अंदर जो हमारी वर्कशॉप होती है उसी के अंदर हम बच्चों का कंपटीशन एक कराते हैं। अगर जैसे आप हमारे पेज पे भी देखें, आपने देखा होगा हमारा पेज भी, अगर आप बिल्कुल उधर भी बिल्कुल। देखेंगे, वहां पर कुछ वीडियोस हैं जो कॉम्पिटिशन्स की हैं, जो बच्चे रेसिंग कार्स बनाते हैं और उनको compete करते हैं आपस में। छोटे बच्चे हैं, 6 साल के, 7 साल के। अब उनमें इस चीज की वो डेवलप करना सेंस, कि कंपटीशन की क्या सेंस होती है, आप एक रोबोटिक कंपटीशन में क्या चीजें अपनी डिफर कर सकते हैं आप, मतलब अपनी स्पीड चेंज कर सकते हैं ओके आप, अपनी मोटर्स की एडजस्टमेंट चेंज कर सकते हैं आप, टायर्स की टायर्स सेटिंग डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं, जी, ओके डिफरेंट ओके चीजें आप कैसे कर सकते हैं रोबोट अपनी कार को तेज चलाने के लिए। तो उनमें अपना वो एक सेंस ऑफ प्रोग्राम चेंज कर कंपटीशन सकते डेवलप हैं। हाँ करते हैं। जी। बिल्कुल। ओके ओके। अच्छा लास्ट सवाल है, उसके बाद हम अपने शो के इख्तिताम करेंगे। 1 घंटे का पता ही नहीं चला क्योंकि दैट वाज सो इन्फॉर्मेटिव कि आज हमने इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें की। आई होप के लोगों को भी समझ आई हो हमने क्या। मेरा लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल। इस चीज के ऊपर है कि हमने रोबोटिक्स के अंदर कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज किए जाएं जिसके थ्रू हम बच्चों को अवेयर करें, ठीक है। वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम बच्चों के अंदर इस चीज की अवेयरनेस के लिए आए कि दे गो एंड से देयर पेरेंट्स कि हम मुझे ये करना है, अगर नहीं करना तो पेरेंट्स तक वो मैसेज पहुंच जाए। तो किस तरह से अवेयर किया जा सकता है रोबोटिक एजुकेशन को पाकिस्तान के अंदर? मैम, रोबोटिक्स एजुकेशन को पाकिस्तान में अवेयर के करने के तरीके, अभी तो हम जाहिर है सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं हम लोग, डिफरेंट मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। अभी बच्चों तक पहुंचना तो बड़ा मुश्किल है, बच्चों से पहले आगे हैं पेरेंट्स। उन पेरेंट्स तक पहुंचना अभी सबसे पहला काम है हमारा। तो हम उन तक पहुंच रहे हैं, उन तक पहुंचने के लिए डिफरेंट हम टेक्निक्स यूज करते हैं, कुड बी एनी टाइप ऑफ मार्केटिंग। अब हम स्कूल्स के थ्रू भी करते हैं, हम एनजीओ के थ्रू भी, प्राइवेट ऑर्गेनाइज अपनी प्राइवेट वर्कशॉप्स के थ्रू भी, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू भी करते हैं, हार्ड मार्केटिंग भी। प्लीज, देयर आर सो मेनी वेज जिससे हम कोशिश कर रहे हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड लव टू से कि द रिस्पांस इज वेरी गुड, इट्स ओवरवेलमिंग कि किस तरह हमारे पेरेंट्स जो हैं उस चीज पे रिस्पॉन्ड बैक कर रहे हैं, एंड दे रियली वांट देयर चिल्ड्रन टू डू दैट। It's just a matter of time, maybe an year or 2 or 3,
जब हमारे मुल्क में चीजें काफी आम हो जाएंगी, जब हर एक को अवेयरनेस हो जाएगी, बट दीज थिंग्स विल टेक सम टाइम। और हम उसी चीज की कोशिश में लगे हुए हैं कि वट एवर इट टेक्स, हम इसकी कोशिश करते रहेंगे। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो सॉरी, मेरी क्या कहते हैं, आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हम कर गए हैं, और आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट एबल टू सी, मुझे कुछ नजर भी नहीं आ रहा। आई थिंक मुझे इसको एंड करना है। आप ही इसके अच्छा, होस्ट बने हैं। अरुण जी, अभी मैं आपको कर दूं होस्ट? हाँ, मुझे होस्ट करें प्लीज, या आप जी उसको मीटिंग को एंड कर दें। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसका पैनल भी नहीं मिल रहा अभी। वो बताएं हम फिर मैं फेसबुक, एक 1 सेकेंड, मुझे इसको मीटिंग के ऊपर लेने दें, मैं आती हूँ दोबारा से। देयर इज इशू, मुझे इसको थोड़ा सा, मुझे इसके, ओके जी, हमारा थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू आ गया था मेरे एंड से। आई एम सो सॉरी, आई एम बैक। इसी के साथ आप फरहान मुझे वो दे दें होस्ट के, मुझे जी आपको राइट देनी पड़े जी। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी आज, थोड़ा सा इंटरनेट का काफी ज्यादा इश्यू जा रहा है, इस वजह से आई वाज नॉट एबल, आई वाज डिस्कनेक्टेड एंड देन आई केम बैक। सो आई एम सो सॉरी फॉर दिस। तो जी, हम अपने शो का इख्तिताम कर रहे थे। इख्तिताम करने के लिए मैं फरहान और सब आप दोनों से कहूंगी कि आप इस द अवेयरनेस ऑफ रोबोटिक एजुकेशन अमंग चिल्ड्रन, इसको आप रैप अप करें, कुछ दोनों ही बारी बारी सम अप करें कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे हमने इस पे बात भी की, तो अपने खत्म करते हैं, फिर हम इजाजत चाहेंगे अपने शो से लोग। जी 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 फरहान। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि रोबोट्स जो हैं वो दे आर एवरीवेयर, दे आर फ्यूचर। और हमें जो है बच्चों को ये प्रोग्रामिंग स्किल्स सिखानी पड़ेंगी। जितनी भी बिग कंपनीज हैं, नासा है, गूगल है, सैमसंग है, फेसबुक है, दे आर डिजाइनिंग एंड क्रिएटिंग रोबोट्स। रोबोटिक्स इंजीनियर्स की और जो है वो डिमांड बहुत ज्यादा है, हर जगह वो काम कर रहे हैं। सो ये एक इमर्जिंग फील्ड है रोबोटिक्स। ओके जी ठीक है, फरहान। मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ्स में, हमारे बच्चों की लाइफ्स में, जो कि जिसको एक चेंज की जरूरत है, जो कि हम अभी तक अप टू द मार्क नहीं पहुंचे। वी आर नॉट येट अप टू द मार्क, वी आर वर्किंग फॉर दैट, वी आर स्ट्राइविंग फॉर दैट, लेकिन हम अभी तक नहीं पहुंचे, उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे। तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं, आप भी ये कोशिश करें, हम पेरेंट्स को कहते हैं कि वो भी इस चीज पे फोकस करें। अपने बच्चों का जो फ्यूचर है वो किस तरह मोल्ड करना है, ये पेरेंट्स के हाथ में है। तो वो इस चीज पे फोकस करें, ये चीज को देखें कि किस चीज की रिक्वायरमेंट है हमारे फ्यूचर के लिए, फ्यूचर वर्कफोर्स तैयार करने के लिए किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। हम इधर हैं, आप भी हैं, वी कैन ऑल जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड वी कैन मेक अ चेंज इन पाकिस्तान, एंड दैट्स व्हाट वी आर ऑल ट्राइंग फॉर। ओके ओके, थैंक यू। इसी के साथ सबा और फरहान, मैं आपका तहे दिल से पीएनवाई ट्रेनिंग की प्लेटफॉर्म से आपको थैंक यू करना चाहूंगी कि आप आए, आपने हमें अपना वक्त दिया, इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे साथ और हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की। यू गाइज डूइंग अमेजिंग जॉब, अल्लाह ब्लेस यू, और थैंक यू, आपका ये थैंक यू कारवां सो जो है मच। ये और बढ़े। हमारी थैंक यू आपके सो लिए मच। दुआएं, और हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। और थैंक यू। जी, और थैंक यू रोबोटिक्स सो की इम्पोर्टेंस, थैंक यू। इसी के साथ मैं आपको ऑडियंस अल्लाह हाफिज करने से पहले कि देखें कि उस चीज को करें, अपने बच्चे के फ्यूचर को फ्यूचर समझे, आज से इन्वेस्ट करेंगे तो कल वो होगा। कोई भी फसल ऐसे नहीं लगती, फसल लगने में बहुत वक्त लगता है। तो इसी तरीके से आज के बच्चे जो हैं ये कल है, हमारा आने वाला कल है। प्लीज इनके फ्यूचर के बारे में, इनकी चीजों के बारे में सोचे। अगर गैजेट ही अगली जिंदगी में इस्तेमाल होने और आपके बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देखें कि उनका इंटेंशंस क्या है, उनका एप्टीट्यूड क्या है। और इसके लिए आपके पास बहुत से प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जा सकते रहे, जहां पर अपने बच्चों को वो एजुकेशन दे सकते हैं। तो प्लीज आप इन चीजों को सीरियस लें, आज से ही सीरियस लें। कल को आपके बच्चा, क्योंकि एक रीजन ये भी हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट की इस वक्त कही जा रही है कि हमारे पास वो स्किल नहीं है जो कि मार्केट की जरूरत है। यस, दिस इज द पॉइंट के देयर पेरेंट्स या जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है, एट द टाइम उनकी जिंदगी में जब वो डिसीजन लेना था तो वो कहीं डिसीजन लैक कर गया। किसी को बुरा भला नहीं कह रहे, पर शायद डिसीजन लेते हुए लैकिंग हो गई।
या जमाने के ट्रेंड को नहीं समझा गया। तो प्लीज, बहुत से लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जरूरत को समझें और अच्छे तरीके से आगे बढ़े। इसी के साथ इजाजत दें मुझे हुस्ना खान को। फिर हाजिर होंगे नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक को लेकर, और हम फिर से शुक्रगुजार हैं फरहान के, सबा के, कि उन्होंने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान अल्लाह जिंदाबाद। हाफिज।